गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग मस्त हैं, खुश? एवरीबडी हैप्पी? आवाज नहीं आई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। यहाँ पर उपस्थित इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर भावेश कुमार चौहान साहब, सभी वरिष्ठ फैकल्टीज, इस कार्यक्रम में बाहर से आए हुए हमारे सभी आगंतुक एक्सपर्ट्स, प्यारे बच्चों, हमारी सम्मानित फैकल्टीज और जो भी यहाँ लोग हैं जिन्हें मैं एड्रेस नहीं कर पाया, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सभी का यहाँ आज इस प्रथम सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दो विशेष बात आपसे करना चाहता हूँ। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने सोचा कि जो ये संस्थान के जिन्होंने इस संस्थान की नींव रखी, उनको हमें याद करना और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। वो दो कारणों से कि आज एक और भी दिन है, 21 अगस्त सीनियर सिटीजन डे है। तो ऐसे समय पे हमें ऐसे लोगों को याद करना जिन्होंने समाज को इतना बड़ा एक शिक्षण संस्थान, एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा जो स्वरूप दिया है, ऐसे सम्मानित स्वर्गीय रामस्वरूप जी का हम सभी लोग हृदय से अभिनंदन करते हैं। सभी लोग जोरदार तालियों से उनको एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो विशेष रूप से मुझे सबसे ज्यादा जो आकर्षित किया वो उस समय पे जब हमारा देश आजादी की करवटें बदल रहा था, उस समय उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पे बहुत जोर दिया। तो ऐसे व्यक्तित्व और कृतित्व हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि केवल हमें अपने ही बारे में नहीं सोचना है। जिस समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, हमें जिस भी रूप में हम उसका एक तरीके से रिटर्न कर सकें, हमें हर हालत में उस पर ध्यान देना है और उसकी तरफ अग्रसर होना है। आप सभी लोग यंग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं आपकी, और वो भी आज एस्पिरेशनल आज समय है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। तो ये जो आज विषय है, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मैंने इसको, चूंकि मैं आपको पहले ही बताऊं कि मेरी बैकग्राउंड कोई इंजीनियर की नहीं है, तो ये सब्जेक्ट पे मैंने कैसे मुझे ये लगा, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये प्योर सिविल इंजीनियरिंग का काम है मुख्य रूप से। हालांकि कंस्ट्रक्शन में केवल सिविल इंजीनियरिंग नहीं होती, उसमें इलेक्ट्रिकल भी है और बहुत सारी चीजें उसमें सम्मिलित हैं। तो ऐसा हुआ कि करीब 1-1.5 महीने पहले, लगभग अब तो 2 महीने हो गए होंगे, मेरे एक वैसे डिस्टेंट रिलेटिव भी हैं लेकिन मित्र हैं, हम उम्र हैं, वो यूएस में रहते हैं, इंडियन हैं ही, हमारे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी। उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको एक किताब लिख रहे हैं हम लोग, इंटरनेशनल बुक है, एआई इन कंस्ट्रक्शन, इतना उसका नाम था, एआई इन कंस्ट्रक्शन, तो आप इसमें एक चैप्टर लिख दीजिए। तो मैंने उससे हंस के कहा, चूंकि छोटा है तो मैं उसका नाम लेके बोला, उपेंद्र ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे कंस्ट्रक्शन, मैंने कहीं जैसे एसएसपी रहते हुए या और जगह पे जो कहीं छोटी मोटी बिल्डिंग बनवानी है, ऑफिस ठीक कराने हैं, तो मेरा ज्ञान तो कंस्ट्रक्शन में उतना है, तो इसमें इंटरनेशनल बुक में इसमें मैं क्या, हाउ आई शुड कंट्रीब्यूट। खैर वो रात की बात थी, क्योंकि यूएस में दिन रहा, जब यहाँ रात थी तो मैं, लेकिन जब वो मैंने फोन रख दिया तो मैंने सोचा कि कंस्ट्रक्शन में ये कह रहे हैं तो मुझे कुछ सोचना चाहिए। तो खैर मेरे दिमाग में एक बात स्ट्रक की तुरंत, चूंकि हमारा इंस्टीट्यूट फोरेंसिक साइंस का है और जैसे कहते हैं ना कि हम सोते भी फोरेंसिक के साइंस के साथ हैं, जागते भी, खाते भी, पीते भी, तो कहीं ना कहीं एक फोरेंसिक में बताऊंगा आपको कि फोरेंसिक होता क्या है। ये हमने बहुत उसको गलत ढंग से सोचा हुआ है, फोरेंसिक को लिमिटेड मतलब में समझ रहे हैं। तो मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि फोरेंसिक हम सबके लिए क्यों जरूरी है, उसका क्या मतलब है, क्या ये केवल कोर्ट रूम तक है या उसके बियॉन्ड भी है। तो रात को मैंने ये सोचा, मेरा जो कभी जिलों में सीबीआई में काम करते टाइम कई बार जैसे कोई बिल्डिंग गिर गई या कई बार कंप्लेंट होती है कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन हुआ इसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, तो उसकी जो हम रिपोर्ट मंगाते थे, उस समय जो सिविल इंजीनियरिंग का जो एक सेक्शन है रुड़की आईआईटी में, वहां से मंगाते थे। तो वो जब मैंने उसको अपना पुराना थोड़ा दिमाग, जो पिछला इतिहास था, जो अतीत था, जब मुझे याद किया मैंने, तो मुझे लगा कि आज के समय में जो मैं फोरेंसिक देखता हूं
उस समय के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो रिपोर्ट बहुत ही प्रिमिटिव थी। तो मुझे तुरंत बात ध्यान में आई कि क्यों ना हम कंस्ट्रक्शन फोरेंसिक्स का कोई प्लान करें, कंस्ट्रक्शन फोरेंसिक्स, राइट। फिर और थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने, थोड़ा मुझे लगा कि कंस्ट्रक्शन तो एक छोटी चीज है, हम क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर फोरेंसिक्स पे सोचें, इंफ्रास्ट्रक्चर फोरेंसिक्स पे। और उसके बाद में इस बात को सोच करके मैं सो गया। फिर हमने सुबह अगले दिन से बात उसमें शुरू की, और अब एक जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर फोरेंसिक्स को यूज करें, उसका क्या पर्पज है, क्या मतलब है। तो इससे पहले कि हम इस विषय पे जाएं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फोरेंसिक्स क्या होती है। आप में से कोई कुछ बताना चाहेगा फोरेंसिक्स क्या होती है? कोई खड़ा होकर बताए। फोरेंसिक्स से आप क्या समझते हो लेमैन लैंग्वेज में? फोरेंसिक्स सब तो सबने सुना है ना, जो आपने सीआईडी कितने लोगों ने देखा है? बहुत लोगों ने। उसमें बोलता है ना कि दया कुछ तो गड़बड़ चल रही है, याद है ना वो? ये जब हम तुम्हारी उम्र के तो नहीं थे, लेकिन कम से कम 20 साल से तो मैं सुनता आ रहा हूं कि जब वो पहुंचते हैं सीन पे तो वो कुछ ना कुछ रूप में इस सेंटेंस को जरूर बोलते हैं कि दया कोई ना कुछ तो गड़बड़। और वो गड़बड़ फिर ठीक कैसे होती है? वो गड़बड़ ठीक होती है कोई ना कोई फोरेंसिक टूल्स के द्वारा, फोरेंसिक एविडेंस के द्वारा। तो अब तो तुम्हें हिंट मिल गया। अब बताओ फोरेंसिक क्या होती है, एक लेमैन भाषा में बोलो। हाँ बता। नहीं आप नहीं, आप तो गुरुजी हैं, थोड़ा बच्चों को इंटरेक्ट करने दो ना। हाँ बताओ बेटा या बेटियों, जो भी बोलना चाहे। देखो यहाँ सोने के लिए नहीं आए हो, अभी तो सुबह 10 साढ़े 10 बजे, अभी तो नाश्ता वास्ता करके आए हुए हो, तो बोलो कुछ, बोलिए जो भी मन में है, खड़े होइए, बोलो। आप में से बोलो, कोई इधर से बोलो, क्या समझते हो फोरेंसिक साइंस से? ये तो बात ठीक नहीं है। हाँ बोलो बेटा। फॉरेंसिक से हम लोग ये समझते हैं कि कई सारे एविडेंसेस के बेसिस पे कुछ वैल्यूज निकाले, या फिर कुछ सपोज किसी प्राइवेसी पे अगर कुछ हमें मिलता है कोई, उससे हम आउटपुट निकालते हैं जो कि हमें हेल्प करता है आगे इन्वेस्टिगेशन में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये बताओ, हम फोरेंसिक या कोई भी एविडेंस लाते क्यों हैं? उसकी जरूरत क्या है? क्या ढूंढ रहे हैं हम वहां? क्या क्या तलाश रहे हैं? क्यों ढूंढ रहे हैं एविडेंस? मान लिया सपोज करो जब छोटे बच्चे थे तो दो भाई बहन है, एक ने गिलास तोड़ दिया और मम्मा से बेटा कह रहा है छोटा वाला कि नहीं बहन ने तोड़ा, बहन कह रही है भाई ने तोड़ा है। ऐसा खूब होता है। अब किसी को डांट पड़नी है तो कैसे डांट दोगे? क्या करेगी मम्मा? है क्या करेंगे? बोलो बोलो, कोई इधर से बोलो। कैसे पता चलेगा गिलास किसने तोड़ा? बोलो, क्या बोल रहे हो? फिंगरप्रिंट्स। अरे फिंगरप्रिंट तुम तो बिल्कुल एडवांस हो गई कतई। अब मम्मा कहां से फिंगरप्रिंट कराती घूमेगी? वो तो तुरंत झापड़ लगाना है किसी को एक को। अब या तो भाई को लगेगा या बहन को लगेगा, झापड़ रसीद होना है। अब बताओ किसको लगेगा? नहीं, दोनों को क्यों लगेगा? ये तो अन्याय करोगे फिर आप। हैं? तुम्हारा नहीं, तुम तो पढ़े लिखे हो ना। आज तो तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में हो, तो अब तुम दिमाग लगाओ, क्या होगा? सर जहाँ पे ग्लास गिरा होगा वहां पे या तो जो मौजूद होगा या फिर उसके कुछ ग्लास के पीसेस लगे होंगे या से चोट लगी होगी। हाँ बहुत बढ़िया। तो जो ये आप काम कर रहे हो, इसमें मम्मा है या कोई भी या दया ढूंढता है, वो क्या चीज ढूंढता है? सच्चाई क्या है उसके पीछे? तो पूरा का पूरा जो हमारा, आप एक जो ट्रायंगल सोचो दिमाग में, एक ट्रायंगल बनाया आपने, है ना, त्रिकोण। उसके ऊपर सोचो न्याय लिखा हुआ है, जस्टिस, एक तरफ लिखा हुआ है सत्य, और तीसरी तरफ लिखा हुआ है एविडेंस। न्याय, सत्य और साक्ष्य, ये तीन शब्द हैं। इन तीन शब्द को समझो तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा जीवन के बारे में, जो हमें डेली काम आएगा। तो न्याय क्या चीज है? न्याय का मतलब है कि कोई भी आदमी, आप में से कोई ऐसा है जो ये कहे मुझे अन्याय बड़ा प्रिय है। अन्याय करते हम सभी दूसरों के साथ, लेकिन अपने साथ न्याय चाहिए।
या किसी को लगता है कि नहीं सब मुझे तो न्याय बड़ा प्रिय है, मेरे साथ अन्याय होना चाहिए, अगर 1 नंबर कम दे दे गुरुजी तो दिन भर कोसते रहते हो, ये तो ऐसे ही करते हैं, ये तो ऐसे ही है, ये तो पढ़ते भी नहीं है, लगता है नहीं लगता। लेकिन हम सब अन्याय दूसरों के साथ करते हैं, चाहे छोटा करें, तब हमें कोई पता नहीं चलता। तो न्याय जो है समाज में वो सबसे बड़ा गुण है किसी भी समाज में, चाहे वो 100 साल बाद पहले हो। जैसे पुरानी हम कहानियां सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि राजा बड़ा न्यायप्रिय था। ये कोई नहीं कहेगा राजा बड़ा सुंदर था या ऐसा था, कितना खाता था, कितना लंबा था, कितना चौड़ा था, राजा बड़ा न्यायप्रिय था। तो न्याय शब्द जो है ये आपके जीवन की कुंजी है, इसको संभाल के रखिए कि अगर हम न्याय नहीं करेंगे तो चाहे हम सिविल इंजीनियर हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे हम नेता हों, चाहे डॉक्टर हों, हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो न्याय सबसे पहली चीज है। अब न्याय को ढूंढने के लिए जो मम्मा ढूंढ रही है उसको न्याय करना है कि कौन से बच्चे ने ये तोड़ा है, तो उसे क्या ढूंढना है, सच्चाई क्या है इसके पीछे, ये किसने तोड़ा है। लेकिन न्याय और सच्चाई दोनों ही क्या है, अमूर्त है। अब कहोगे अमूर्त क्या होता है, अमूर्त का मतलब है इंटेंजिबल। अब कहोगे इंटेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल का मतलब है कि आप उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एक कहेगा ये न्याय है, दूसरा कहेगा न्याय है, एक कहेगा ये सत्य है, दूसरा कहेगा असत्य है। तो इसे टेंजिबल कौन बनाता है, वो बनाता है साक्ष्य। वेरी गुड, वो बनाता है, इसलिए हम साक्ष्य ढूंढते हैं। तो साक्ष्य आपकी सत्यता ढूंढेगा और सत्यता से आप क्या करेंगे, न्याय करेंगे। तो ये 3 शब्दों का जाल है जो इससे हम जिंदगी भर, चाहे हम कहीं बैठे हुए हों, दिन भर हम न्याय अन्याय करते हैं। हमारा हर डिसीजन किसी को न्याय देता है, किसी को अन्याय देता है। तो ये मत सोचिए कि केवल न्याय कोर्ट में होता है, कोर्ट में बड़े मामलों में होता है, लेकिन और भी बहुत सारे मामले हैं जिनमें हमारे जो भी हम काम करते हैं उससे किसी ना किसी प्रकार का छोटा बड़ा न्याय अन्याय उससे जुड़ा हुआ है। तो ये बात समझ में आई। अब क्या होता है नॉर्मली कि आप साक्ष्य ढूंढ रहे हैं मौखिक रूप से, जो ओरल एविडेंस है, लेकिन ओरल में क्या है कि वो झूठ बोल देगा, वो कहेगा नहीं ये तो इसने तोड़ा, भाई ने तोड़ा, बहन कहेगी नहीं, या भाई कहेगा इसने तोड़ा। तो अब आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो उसको एडिशनली सपोर्ट करे, जिसे कहते हैं कोरोबोरेशन। वो आपके क्या हो सकते हैं, जो अभी वो बच्चा बोल रहा था, फिंगरप्रिंट हो सकता है, डीएनए हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो सकता है। ये क्या होंगे, ये होंगे आपके एविडेंस। बात समझ में आई। तो फोरेंसिक क्या है, फोरेंसिक इज ए टूल बाय विच यू एक्सप्लोर ट्रुथ। सच्चाई की खोज ही फोरेंसिक्स है। अब आप ये बताइए आपको जरूरत है या नहीं है फोरेंसिक की, तो हर आदमी को जरूरत है। लेकिन अब तक हम ये मान रहे थे कि नहीं साहब, कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़े, इसी में केवल हमें फोरेंसिक की जरूरत है। तो फोरेंसिक इज ए माइंडसेट। अब एक आपको और बताता हूं मैं, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण माइंडसेट का। सोलोमन जस्टिस सुना है ना आपने कि 2 महिलाएं जो हैं वो, एक राजा थे सोलोमन, उनके दरबार में गई, एक बच्चे की मातृत्व का झगड़ा था। वो कह रही थी कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी बोलती है कि ये बच्चा मेरा है। अब राजा ने, उसके पास ना तो डीएनए था उन दिनों, ना कोई और था, फिंगरप्रिंट से तो बच्चे का पता ही नहीं चलेगा। तो उसने फोरेंसिक ब्रेन यूज किया, उसने कहा तलवार लाओ। तलवार आ गई। अब जैसे ही बच्चे को लिटाया हुआ था, छोटा बच्चा था, तलवार उसने नाटक के लिए कहा कि मैं 2 भाग कर देता हूं बच्चे के और दोनों मां को बांट देता हूं दोनों महिलाओं में। जैसे ही उसने तलवार उठाई, नाटक किया तलवार उठाने का, एक चिल्लाई नहीं 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 मत मारो मत मारो, इसको दे दो, है ना। तो राजा तुरंत समझ गया कि ये असली मां है। ना कोई डीएनए हुआ, ना कोई फिंगरप्रिंट हुआ, ना कोई साक्ष्य हुआ अलग से। तो ये है मानसिक आपकी फोरेंसिक्स, आपकी सोच है फोरेंसिक्स। आपको यह देखना है कि मुझे इसमें किस तरीके से सच्चाई ढूंढनी है, चाहे उसके लिए आपको डीएनए करना हो, चाहे एविडेंस में आपको फिंगरप्रिंट करना हो, चाहे डिजिटल करना हो, ये आपको देखना है। बट फोरेंसिक की जरूरत है सच्चाई की खोज। तो अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इस सच्चाई की खोज करेंगे
कि कहां कहां गड़बड़ हुई है, क्यों हमारी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, क्या हमारे कहां पे कमी रही है, क्या कोई मटेरियल की गड़बड़ थी, प्लानिंग की गड़बड़ थी, किस चीज की गड़बड़ थी। तो कुछ बात समझ में आई कंस्ट्रक्शन फोरेंसिक्स के बारे में? लग रहा है कोई कुछ मतलब कुछ तालमेल बैठा, कोई काम की बात है इसमें? चलो आगे बढ़ते, चलिए चलिए। ये मैंने बता दिया है आपको कि जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे तो आपको ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, आगे बढ़ो। चलो, आपको पढ़ने में आ नहीं रहा होगा ना, पीछे थोड़ा छोटा बोर्ड है। चलिए आगे चलते जाइए, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूं। ये एविडेंस के तरीके ऐसा करेंगे, ये सब स्लाइड आपको दे देंगे, आपके जो भी प्लेटफॉर्म होंगे, चाहे व्हाट्सएप या जो भी ग्रुप होंगे, उस पर ये सब आपको। अच्छा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? अच्छी बात है, वेरी गुड। खैर, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, पढ़ने वढ़ने का तो मुझे सुन ही लीजिए, उससे काम चल जाएगा। ये पढ़ने का काम तो सब गुरुजी कराते रहते हैं, ये तो मैंने वैसे दे दिया है आपको ताकि ये कंटेंट पढ़ा रहे। आपको बोल दूंगा मैं जो भी कराना है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, फोरेंसिक साइंस में बता चुका हूं। फोरेंसिक साइंस में 2 चीजों पर ध्यान देना है। ये जो कि आपको कंस्ट्रक्शन में भी फोरेंसिक्स काम आएगी, और इसमें इतना बड़ा बिजनेस है कि आप सोच नहीं सकते। बड़े बड़े जितने भी आपके जो प्रमोटर्स हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, ये आपके पास आएंगे बड़े बिजनेस के लिए। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कंसेप्ट है, ठीक है। तो फोरेंसिक साइंस के 2 पार्ट होते हैं। फोरेंसिक साइंस में और फोरेंसिक साइंस और साइंस में दोनों में क्या अंतर है बताओ? कोई बच्चा बोलना चाहेगा? भाई देखो, बोलो तुम, ये चुप बैठने के लिए नहीं है। फोरेंसिक साइंस और साइंस में कोई अंतर दिखाई देता है? तुमने देख लिया, टीप दिया, बढ़िया किया। कम से कम बोले तो तुम। ये स्मार्ट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसने फायदा उठाया। जब सामने दिख रहा है तो क्यों ना बोल दिया। दिस इज स्मार्टनेस, आई एम हैप्पी टू सी। गुड। तो साइंस को जब तक आप लॉ के साथ शादी नहीं कराओगे उसकी, तो लॉ की और साइंस की शादी होगी, तभी क्या होगा, जो बच्चा होगा वो क्या होगा, बात समझ लीजिए। अब अगर आप लॉ नहीं उसमें डाले तो वो साइंस होगी, फोरेंसिक साइंस नहीं हो सकती। यानी कि फोरेंसिक साइंस पढ़नी है तो आपको लीगल नॉलेज उसकी होना जरूरी है। तो अब ये बात समझ में आई। नेक्स्ट, अब फोरेंसिक साइंस का दूसरा मैथमेटिकल फार्मूला है कि एक तो पार्ट होगा उसमें टेक्नोलॉजी का, जैसे डीएनए है तो डीएनए की टेक्नोलॉजी है कि उसका सेपरेशन होगा, फलाना है, ये है, वो है, लेकिन उसके प्रोसीजर बहुत जरूरी है। मान लीजिए जैसे बताता हूं मैं आपको, एक लैब है डीएनए की जूलॉजी के डिपार्टमेंट में, और एक लैब है फोरेंसिक की, हमारी फोरेंसिक साइंस की लैब में। सारे इक्विपमेंट एक जैसे हैं, टेक्नोलॉजी एक जैसी है, लेकिन जूलॉजी की डीएनए लैब में और हमारी लैब में क्या अंतर होगा बताओ? अब सामने लिखा हुआ है, आप बताओ, तुम दोबारा दिमाग लगाओ डीएनए में, ये एआई वालों, सामने लिखा हुआ है प्रोसीजर। तो डीएनए में क्या होगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि जैसे डीएनए आपने किया जूलॉजी की लैब में, आपको ये देखना है कि ये जो भी ये 2 स्पेसीज हैं, इसमें कितनी मैचिंग हो रही है, कितना क्या हो रहा है, जो भी आपको स्टडी करनी है। वहां आपको ये चिंता नहीं करनी है कि किसी ने इस सैंपल में टेम्परिंग तो नहीं कर दी है, मिलावट तो नहीं कर दी है। तुम कहां से हो? तुम हो कहां से? हमारे ही हो क्या? हाँ, तो तुम तो हमारा ही खून बोल रहे हो, तो तुम तो चुप ही रहो। मैं यही सोच रहा हूं, तुम कहां से आगे आगे बोले जा रहे हो? हाँ, तुम हमारे अपने यूपीएससी वालों को बोलने यहां बनाए, तुम फिर क्या फायदा होगा? फिर दूसरे बच्चे को बोलने नहीं दोगे। तो जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत जरूरी है। तो साइंस वाला पार्ट क्या देगा आपको? टेक्नोलॉजी देगा, है ना, और लॉ वाला पार्ट आपको क्या देगा? प्रोसीजर देगा। तो ये 2 चीज जो है, फोरेंसिक साइंस इज इक्वल टू साइंस प्लस लॉ। साइंस से क्या आएगा आपको? टेक्नोलॉजी वाला जो भी उसकी मेथड है वो आएगा, और लॉ से क्या आएगा? उसका प्रोसीजर आएगा। तो ये बात आपको समझनी है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन फोरेंसिक्स की बात करेंगे तो आपको चेन ऑफ कस्टडी, नहीं तो प्रमोटर क्या बोलेगा, साहब ये सैंपल तो वो है ही नहीं है जो मेरे
डेब्रिज से उठाया गया था, जो गिरे हुए सामान से, ये तो बदल दिया किसी ने। तो आपको वहां चेन ऑफ कस्टडी है या उसके जो प्रोसीजर्स है उन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही है या सोए पड़े हो इधर? क्यों, कुछ बात समझ में आई? कितनी आई? कौन सी क्लास में हो आप, कौन सी सेक्शन में हो? सर AIMA सेकंड ईयर। सेकंड ईयर, वेरी गुड। आगे चलो जरा, नेक्स्ट। ये फोरेंसिक साइंस की साइंस वाइंस है, इसे छोड़ो, आगे चलो, आगे चलो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कई वैरायटी हो सकती हैं, इसमें आप और भी काम कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। ये मुझे जितना समझ में आया मैंने लिखा था, लेकिन इसको आप इलेबोरेट और कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने फेलियर हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ इंसिडेंट हैं जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हैं, इंडिया के हैं। जैसे मोरबी, जो गुजरात में एक बहुत पुल नहीं गिरा था जो ध्यान होगा, उसमें से लोग नीचे गिर गए थे खाई में, बहुत गहरी खाई के अंदर। ऐसे बहुत सारे इस टर्म्स हो सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सेंसिटाइज करने के लिए आपको एग्जांपल दिए कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बरसात में कई बार बिल्डिंग गिर गई, दीवार गिर गई, लोग दब के मर गए, और भी बहुत सारी ऐसी टनल कोलैप्स कर जाती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से अब उसमें हो सकता है वो इंसिडेंटल हो सकता है वो नेग्लिजेंस की वजह से हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। ये इसमें कई बार डिफरेंस करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट, अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन फोरेंसिक्स पे। तो कंस्ट्रक्शन फोरेंसिक्स आपको क्या चीज बताएगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन में अगर कोई फेलियर है तो उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। रीजनिंग का जब पता चलेगा तो उससे आप अकाउंटेबिलिटी, इसके लिए कौन दोषी है, ये आप डिटरमिन कर सकते हो, है ना। तो बात को समझ में आ रही है कि अगर कोई मान लिया किसी ने मटेरियल लगाया, कोई आपने प्रमोटर, आपने को कोई घर लेना है या कोई और जगह लेनी है, तो ये देखना है कि इसका किस तरीके का इसमें क्वालिटी है। अब आम आदमी कैसे बताए, ठीक, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, आगे चलो। इसके देखो, तुम इस स्लाइड को ढंग से समझ लो तो ये तुम्हें बहुत कुछ काम आएगा। अभी जब आप कोई बिल्डिंग बनती है तो अगर हम थोड़ा पुराने टाइम में जाएं तो हम तब 3D मॉडल बनाते थे। क्या करते थे? 3D मॉडल। तो 3D मॉडल में क्या था कि आप उसकी ज्योमेट्री देखते थे और वो कैसा दिखाई दे रहा है। जब कोई मकान लेते हैं आप, छोटे बच्चे आपके घर में, पापा ने कोई फ्लैट लिया या घर लिया, तो वो आएगा तो वो कंप्यूटर पर दिखाएगा, कभी इधर को घुमाएगा कभी उधर को घुमाएगा, ऐसे ही जो है वो, तो वो क्या था? 3D था। अब जब और इंप्रूवमेंट हुए तो दूसरी स्टेज आई BIM। BIM क्या है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल को अगर हम मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट में बताएं तो BIM इज इक्वल टू 3D प्लस जो भी उसकी और इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, किस चीज का बना हुआ है, कैसा मटेरियल होगा, क्या होगा, ये जो आएगा किस में आएगा? BIM में आएगा। इसका फिर अपग्रेडेशन होता है तो तीसरी स्टेज आती है डिजिटल ट्विन। कितने लोगों को पता है इसका डिजिटल ट्विन का? देखो तुम थोड़ा पढ़ोगे ही, ये चीज नहीं चलने की। अगर तुम सिविल में हो तो ये लेटेस्ट, अब तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब बात करोगे तो फिर ये लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी नहीं समझोगे तो क्या फायदा है फिर। ये सिलेबस, एक बात और समझ लो, मैं अपने बच्चे जो तो मेरे रोज भाषण सुनते हैं मुझसे परेशान रहते हैं वैसे ही, तो पर तुम भी थोड़ी देर के लिए सुनो कि सिलेबस में 60% टाइम लगाओ केवल। देखो अब पास तो तुम हो ही जाओगे बीटेक में आगे, अगर किसी ने ये कसम खा ली कि मुझे पास नहीं होना है तभी फेल होगे, समझ जाओ बात को। तो पास तो हो ही जाने, नहीं इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं है। अब तुम्हें 40% जो मैं टाइम दे रहा हूं, वाह ये देखो दुनिया में हो क्या रहा है, मैं अपना कैरियर कैसे बनाऊं, कहां से जाए। क्योंकि डिग्री जो है, जो डिग्री आप लेके जाओगे वो डिग्री केवल आपको एंट्री देगी कि भाई आपको इंटरव्यू बोर्ड में या इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा सकते हो। आपको अंदर आपके दिमाग में क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, असली टेस्ट उसका होगा। और अब केवल नॉलेज का भी टेस्ट नहीं होना है, नॉलेज से आगे आपकी स्किल क्या है। नॉलेज की जो अगली स्टेज है वो है स्किल डेवलपमेंट। स्किल क्या है आपकी। एक मैं और आपको बताना चाहता हूं, हमने अपने बच्चों को भी बोला हुआ है, हालांकि मेरी बात कम सुनते हैं। जैसे घर में पिता होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा गाली खाता है
कि सारा टाइम ये तो बोलते ही रहते हैं सही, तो ये तो जो 20, 25, 30 बैठे हैं तो सारा दिन मेरा वहां भाषण सुनते ही हैं, पर ये तुम्हारे कुछ काम आ सकता है कि आप अपना कैरियर पासपोर्ट बनाओ। कैरियर पासपोर्ट, कैरियर पासपोर्ट का क्या मतलब है? जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में जाते हो, दूसरे देश में जाते हो, तो आपको एंट्री पास लेना पड़ता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से मैं अपना इंटर्नशिप करूं, किस किस चीजों में जाऊं, क्या मैं और एडिशनल कोई, आजकल सर्टिफिकेट कोर्स बहुत आ रहे हैं, तो उन सर्टिफिकेट कोर्स को करिए ताकि आपका जो कैरियर पासपोर्ट है वो ऐसा हो ताकि एक बार में आप बिना रुकावट के अपने कैरियर के उस मुकाम पे पहुंचे जहां आप जाना चाहते हैं। तो ये जरूर इस पर प्लान करिए। तो जो डिजिटल ट्विन है, डिजिटल ट्विन का मतलब है कि इसमें BIM भी होगा और वो पूरा का पूरा उसका लाइफ साइकिल देगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, इसको जो डिजिटल ट्विन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज की समय में। और ये जो हम आपको बताना चाहते हैं आज के समय में, जो आपकी ये कॉन्फ्रेंस है, ये है AI प्लस डिजिटल ट्विन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे आप उसमें यूज करेंगे ताकि आपको ये वो इंफॉर्मेशन देगा जो प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन होगी। AI का जो सबसे बड़ा रोल है, देखो AI है क्या, ये एक लोगों ने ये बना रखा है, AI को समझना जरूरी है। जिसको देखो आजकल वो AI गा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से AI ये मान लेते हैं कि बस चैट GPT पे जो अपना बात कर रहे हैं, बस वो AI कर रहा है। AI का जो सबसे बड़ा काम है वो है कि जो इंफॉर्मेशन हम मान लिया एक एक्सपर्ट से बात करें, 2 से करें, 4 से करें, कितने इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट हो वो, उनके पास वो नॉलेज नहीं होगी जो पूरी दुनिया के कलेक्टिव विजडम में होगी। तो ये क्या करता है, ये सारी की सारी जो विजडम है उसको इकट्ठा करके आपको एक साथ दे देता है। तो ये कलेक्शन ऑफ विजडम का टूल है ये। अब आपको उसमें से क्या लेना है ये आपकी समझ होनी चाहिए, इसलिए आप इसे एड की तरह यूज करिए। आपका लिए ये एजेंट की तरह काम करे, ये आपका मास्टर नहीं बनना चाहिए। तो आपको AI प्लस HI, ह्यूमन इंटेलिजेंस शुड ऑलवेज बी सुप्रीम। डिसीजन आपको लेना है, AI को डिसीजन नहीं लेना है। अगर AI के डिसीजन पे आप रहने लगोगे तो हो सकता है फिर वो पूरा गड़बड़ कर दे। और आजकल आप देखोगे कि ऐसी मिसचीफ करने लगा है। अभी ये मिसचीफ ये नहीं कर रहा है, क्योंकि आज की ये मिसचीफ होने की वजह क्या, ये भी समझिए भाई। हम कह रहे हैं AI मिसचीफ कर रहा है, AI मिसचीफ नहीं कर रहा है। AI का तो कोई, AI तो डेटा कलेक्शन करता है। AI का मिसचीफ इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत लोग AI को मिसचीफ के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसके डेटा का जो रिजर्वायर है जहां से ये कलेक्ट करता है डेटा, उसमें वो सब बदमाशियां पड़ी हुई हैं। तो वो बदमाशियों को इकट्ठा करके ये क्या करता है, ये आपके सामने रख देता है। और हम समझते हैं ये AI गड़बड़ कर रहा है। ये AI की गड़बड़ नहीं है, ये है सब ह्यूमन इंटेलिजेंस की गड़बड़, बैकड्रॉप पे पड़ी हुई जो है। तो इसको आपको ये समझना है कि जो ये उठा के दे रहा है आपको, उसमें से आपके काम का कितना है और कितना आपको उसको यूज करना है। हम जो तीसरा जो आपको बताना चाहते हैं, जो अभी ऐड नहीं हुआ था, जो हमारा इसमें एडिशन है, वो है कि आप BIM प्लस AI और जो डिजिटल ट्विन है प्लस फोरेंसिक्स, दिस फोरेंसिक विल टर्न ओवर द एंटायर थिंग। ये क्या है, इसको मुझे आपको थोड़ा बताना है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एक मेमोरी होती है, ठीक है, जो भी आपने उसको बनाया हुआ है उसकी मेमोरी है। जो डिजाइन है हमारा, उसका प्रोक्योरमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, टेस्टिंग है, सर्टिफिकेशन है, और ये सारा क्या काम करेगा। अब आपको कहोगे आप कि हम फोरेंसिक करेंगे कैसे, तो उसके लिए मैंने लास्ट में ये फॉर्मूला बनाया है, BIM प्लस ड्रॉइंग प्लस मटेरियल प्लस इमेज प्लस सेंसर प्लस CCTV प्लस ईमेल, या जो भी आपने उसका वो किया है, इंस्पेक्शन किए हैं, पेमेंट किए हैं, वो सारे के सारे आपको, जब आप सारे इसकी स्टडी करेंगे तो इससे प्रॉपर एविडेंस मिलेंगे आपको कि इसमें गड़बड़ कहां हुई है। ये आपके डिजाइन के लेवल की गड़बड़ थी, इसमें मटेरियल की गड़बड़ थी, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का डिफेक्ट था, इसमें कोई और किसी तरीके का डिफेक्ट था। तो जब आप सारे होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग करोगे, देन यू विल नो द एक्चुअल फैक्ट।
एआई का केवल डिजाइन बनाने की बात नहीं है कि बस एक डिजाइन बना दिया आपने, बड़ा सुंदर सा ये हो गया। आपको उसको 360 डिग्री पे देखना है कि देयर शुड बी नो डिफेक्ट, ताकि हमें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पे जाना है। देयर शुड बी नो डिफेक्ट एट ऑल, राइट। नेक्स्ट, ये कुछ प्रिवेंशन के जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए हमें एडवांटेज क्या मिलेगा इससे। अब आपको बेटर दिखाई दे रहा लगता है ना, थोड़ा लाइट कम हो गई है। आप देखिएगा इसमें आपको ट्रेडिशनल अप्रोच थी कि फेलियर हो गया, हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, पुलिस को केस लिखवा दिया और किसी ना किसी की ऐसे ही कुछ बोल दिया, इसकी गलती है उसकी गलती है, चाहे उसे भरोसा हुआ या नहीं हुआ। अब आप देखिए एक चीज मैं बताता हूं कि आपको फोरेंसिक लाने से कैसे फायदा होता है। मान लिया एक रेप की घटना है और रेप में रेपिस्ट तो यही कहेगा या जो एक्यूज है वो यही कहेगा मैंने तो ऐसा कोई घटना की नहीं है। लेकिन अगर डीएनए आपने करा दिया और डीएनए उसका मैच कर गया तो इवन उसके घर वाले भी ये मानेंगे कि भाई इस लड़के ने या इस व्यक्ति ने गड़बड़ की है। ये अंतर होता है। तो लोगों में अगर आप फोरेंसिक का यूज करेंगे तो लोगों में आपके डिसीजन पे ट्रस्ट होगा, दैट विल बिल्ड ट्रस्ट इन द पब्लिक माइंड। नेक्स्ट प्लीज। तो ये कंस्ट्रक्शन फोरेंसिक जो है, अब ये सोचिए कि ये आपका दोस्त है या दुश्मन, ये फ्रेंड और फो। तो अब आप बताइए अब तक के डिस्कशन से आपको क्या लगता है, ये कुछ काम का है या ये बर्डन देगा आपको? इससे क्या लगता है आपको, इससे बर्डन होगा या फायदा दिखता है कोई आपको? बोलो, फायदा दिखता है। आगे चलो। अब ये बताइए कि इसको हम स्टैंडर्डाइज कैसे करें। तो जैसे आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन है और बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन है, उसके द्वारा हम अपने कंस्ट्रक्शन के काम को भी सर्टिफाई करा सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ जुडिशियल डिसीजंस थे, इनको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं जरा एक कॉल मुझे करना है, 1 मिनट टाइम दीजिए। स्टूडेंट आप तो ये कोई देखे ही ना, क्लास में आए ना आए, कुछ करे ना करे, कोई बोलने वाला ना हो, अकाउंटेबल, नोबडी वांट टू बी अकाउंटेबल। मैं मान लिया मैं एक प्रमोटर हूं, मैं कहता हूं सर मुझे क्या फायदा होगा इससे, मुझे तो बेमतलब आप जो है दुनिया भर का ये सब ये करिए, वो प्रमाण पत्र लाइए, वो लाइए, मेरा अच्छा काम चल रहा है, मैं क्यों इसको फोरेंसिक को प्रमोट करूं? तो आप क्या जवाब देंगे, सोचो जरा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और पब्लिक में कि आप और अगर अंदर किया काम तो उसमें बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इन्होंने कहा कि इससे क्या होगा कि ट्रस्ट बिल्डिंग होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो आज की डेट में डेफिसिट है वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट सबसे कमजोर कड़ी है हमारे पूरे समाज की। किसी को किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। ना घर में विश्वास बहुत लोगों को है, और हमारे जो सबसे ज्यादा जो रिश्ते खराब होते हैं वो ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से होते हैं। जब ट्रस्ट नहीं रहता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो, परिवार के और किसी सदस्य में हो, कोई यारी दोस्ती में हो, बिजनेस में हो, आप समाज में कहीं चले जाइए, सबसे बड़ी जरूरत है ट्रस्ट की। तो जो बिल्डिंग में जो सबसे बड़ा है, कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सबसे बड़ा है कि आपको ट्रस्ट कैसे बिल्डिंग करें। और ट्रस्ट अगर बिल्डिंग करना है तो आपको फोरेंसिक इज द बेस्ट फ्रेंड। तो आपको उसे यह बताना है कि हम जो आपका ये काम करेंगे उससे आपका पब्लिक में, सिस्टम में, चाहे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसमें आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो मैं आपको ये बात बता रहा था कि व्हाई शुड ए प्रमोटर अडॉप्ट इट, तो आपको बात समझ में आ गई कि इसको प्रमोटर क्यों लेगा, क्योंकि उसको, अब मैं आपको बिल्कुल सीधे सीधे बिजनेस मॉडल पे आता हूं। आपके अंदाजे में जो पूरा दुनिया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगभग पूरे बजट का, अगर मान लिया एक्स अमाउंट हो बजट पूरे वर्ल्ड का, उसमें लगभग कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता होगा? मोर देन 80%। चूंकि आप एजुकेशन का देखो तो 2%, 3%, 4% है, उसमें भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी चीज,
तो सारों में अगर हम देखें 80% भी मान लें, हम 70 मान लें, तो 70% जो बजट है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर हम उनसे ये कहें कि जैसे मान लो सपोज करिए एक प्रमोटर है और उसने बहुत सारी बिल्डिंग बनानी है, और जब आप कोई वो लेने जाते हैं, चाहे कोई मकान लेने जाएं, चाहे कोई, तो वो फेज वाइज बताता है कि जब हम पहला वाला स्लेब डाल देंगे तो हम आपसे पहली किस्त लेंगे, सेकंड स्लेब डालेंगे हम सेकंड किस्त लेंगे। अगर आप उसे ये बताइए कि आप ISO सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट इसके लिए बने, हम वो सर्टिफिकेट आपको देंगे, और आप अपना जब आप अगली वाली जो आपकी इंस्टॉलमेंट है जब उसको रेज करें, तो पिछले वाले की रिपोर्ट लगाइए कि साहब जो ये हमारी ISO का सर्टिफिकेट था पहली वाली जो स्लैब का या इस फेज का, इसका हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। हमने इसको ISO से या जो भी स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट तय करेगी, अगर वो इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, उसका ट्रस्ट बेहतर होगा। और अगर जितना उसका बजट होता है, अगर उसका 1% है, अगर उसका 10वां भाग भी वो आपको कंपनी को दे दे, तो सोचिए कि कितना बड़ा टर्नओवर होगा। तो अब मैं आपको ये बात में यही खत्म कर रहा हूं। अब आपको ये सोचना चाहिए आगे कि जो कोई लैब बनाए इसकी कंस्ट्रक्शन फोरेंसिक्स की, उसमें इक्विपमेंट क्या होंगे। तो इसमें आपको दोस्ती करनी पड़ेगी केमिकल साइंस वालों से, ठीक है। स्ट्रक्चर के जो और सिविल वाले लोग हैं कि इसमें आयरन था या कोई डिजाइन में डिफेक्ट था या क्या था, इसमें आपको बहुत बड़े बड़े एक्सरे की मशीन चाहिएगी। लेकिन यह बात जरूर है कि अगर इसको ठीक ढंग से प्रमोट किया जाएगा तो हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें ट्रस्ट आएगा, और जो हमारी ऐसे हादसे होते हैं वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंटिव काम को जो है हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट वैसे खत्म हो गया, कुछ और बचा नहीं है। ये कुछ और फ्यूचर के डिजाइन है। नेक्स्ट, ये एक किताब जो हमने अभी मैंने बताई, ये बुक हमारी अभी 15 तारीख को मैं आप सभी को, जिन लोगों ने जो फैकल्टीज हैं हमारे डॉक्टर भावेश जी हैं, उनकी जो पूरी टीम थी, उनको मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने काफी बड़ी संख्या में इस वेबिनार में हिस्सा लिया था, जिसमें इंटरनेशनल लगभग 135-40 लोग थे। और ये अगले फिर 15 अक्टूबर को होगी। और जब हम अभी 24 अक्टूबर को अपने यहाँ UPSF में काफी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां इस किताब का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश उसका विमोचन करेंगे। तो मैं उसके लिए भी आप सभी को, जो बीच में वेबिनार होंगी, आपके डायरेक्टर साहब को हम सूचित करते रहते हैं, ये उसके इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उस पूरे अभियान के। तो आप भी उसको और देखिए, क्योंकि आप सिविल में हैं या कोई भी आप इंजीनियरिंग में या किसी भी फील्ड में हैं, तो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हर आदमी उससे प्रभावित है, तो उसे हम कैसे बेहतर बनाएं, इस चीज के लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए। एंड हाउ वी शुड एस्टैब्लिश ट्रुथ, हाउ वी शुड एस्टैब्लिश accountability to foster the trust is the most important part. With this, I again congratulate you all to be part of this very important discussion, deliberation with very, very important, see the list. So many experts are with you. So I congratulate everybody, especially the entire team under the able guidance and leadership of the Vice Chancellor of this university, the Director of this institute, every faculty, every one of you. And I believe strongly that this type of deliberation will build up better understanding about AI in construction. Thank you very much. Thank you, sir.